हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपका इस वीडियो लेक्चर में बहुत दिल खोल करके स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ 10th के लिए। मुख गुहा हमने पढ़ा दिया है और मुख गुहा में हमने भोजन के पाचन को समझा दिया है। 1 मिनट मुझे लगेगी समझाने के लिए। मैंने कहा था कि भोजन का जो पाचन होता है मुख गुहा के अंदर प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहा में भोजन को लेना अंतःग्रहण की प्रक्रिया कहलाती है। भोजन जब मुख गुहा के अंदर जाती है तो दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसका मतलब भोजन का पाचन हुआ, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट गए तो भोजन का पाचन हुआ। जीभ क्या करती है? उस भोजन को सानने का काम करती है, मिलाने का काम करती है, च्यूइंग करने का काम करती हैं। जब हमारा जीभ और दांत कार्य कर देता है तब हमारे अंदर कान के ऊपर, जीभ के नीचे और ये जो जौ है इसके अंदर में पाई जाती है हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। और लार जो होती है ग्रंथि, उससे निकलती है लार। और लार जो निकलती हैं उस लार में पाया जाता है एंजाइम जिसे कहा जाता है इमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। ये सारा एंजाइम क्या करते हैं कि भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके स्टार्च फॉर्म को बदल करके माल्टोज में बदल देते हैं। और इस प्रकार से भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। और भोजन का पाचन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका पाचन मुख में होता है। मुख में 2 चीज़ हेल्प करती है, एक टीथ और एक टंग होता है। टीथ को मैं इसमें पढ़ा देता हूँ, फिर टंग को मैं अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। देखो यहाँ ये जो माउथ है, यहाँ से भोजन का पाचन शुरू हो गया। ये सलाइवरी ग्लैंड है जो इसके भोजन के पाचन में मदद करते हैं। इस वाली जगह पे 2 संरचना पाई जाती हैं। एक का नाम पड़ता है टीथ, एक का नाम क्या पड़ता है टीथ, और एक का नाम क्या पड़ता है टंग। एक का नाम पड़ता है टीथ और एक का नाम पड़ता है टंग। दोनों चीज़ इसके भोजन के पाचन में मदद करती है। टीथ के बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पे, और बाकी चीज़ को मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। टीथ, टीथ का मतलब होता है दांत। देखिए, दांत जो होती है हमारी वो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। और ये कैसी होती है? सफ़ेद कलर की संरचना होती है जो काफ़ी मजबूत होती है। और ये भोजन के पाचन में क्या करती है? सहायता करती है। तो दांत कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा के अंदर पाई जाने वाली, मुख गुहा में पाई जाने वाली सफ़ेद रंग की एक संरचना होती है। रंग की एक संरचना होती है जो भोजन को तोड़ने में मदद करती है। 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 यह बहुत ही मजबूत होता है। यह बहुत ही मजबूत होता है। इतनी बातों को आपने सीख लिया। हमने कहा कि ये पाई कहाँ जाती है, तो आप कहेंगे सर मुख गुहा में पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जो भोजन को क्या करती है? तोड़ने में मदद करती है। और यह क्या होती है? बहुत मजबूत होती है। मुख गुहा में पाई जाती है, सफ़ेद होती है, तोड़ने में मदद करती है और मजबूत होती है। ये होती है दांत के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब दांत के आधार पर क्या किया जाता है? दांत के आधार पर मनुष्य के कई नाम से पुकारा जाता है। लिखते हैं कि दांत के आधार पर मनुष्य को कई नामों से पुकारा जाता है। तो दांत के आधार पर मनुष्य का नाम। देखिए, दांत के आधार पे मनुष्य को कई आधार पे पुकारा जाता है। जैसे मनुष्य का जो दांत होता है ना, वो दांत कैसा होता है? 2 बार में आता है। एक दूध का दांत आता है और एक परमानेंट दांत आती है। इसलिए मनुष्य को कहा जाता है द्विबारदंती। क्या कहा जाता है? द्विबारदंती। डाइफाइडोंट कहा जाता है। डाइफाइडोंट कहा जाता है। इंग्लिश में डाइफाइडोंट कहा जाता है। मनुष्य को जो दांत होता है वो लगभग सभी बराबर नहीं होते हैं। वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है और सबके फंक्शन अलग अलग हैं। इसलिए इसे कहा जाता है विषमदंती। इसे क्या कहा जाता है? विषमदंती। इसे क्या कहा जाता है? विषमदंती। इंग्लिश में कहा जाता है हेटेरोडोंट। क्या कहा जाता है? हेटेरोडोंट। और मनुष्य का जो दांत होता है इस मस्कुरे के अंदर गड्ढे में धंसा हुआ होता है, इसलिए इसे कहा जाता है गर्तदंती। क्या कहा जाता है? गर्तदंती कहा जाता है। और गर्तदंती का मतलब होता है थीकोडोंट।
थिकोडोंट, यानी थिकोडोंट जो होती है गर्तदंती होता है। द्विबार दंती कहने का कारण है कि मनुष्य का दांत जीवन में 2 बार आती है, एक दूध का दांत और एक परमानेंट दांत आती है। दूसरा बात, इसे कहा जाता है विषमदंती। विषमदंती इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी संरचना एक जैसी दांत की होती नहीं है। गर्तदंती इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य की जो दांत होती हैं वो क्या होती हैं, वो गर्त में धंसी होती हैं। इतनी बात जब आप समझ चुके हैं तो फिर इसे लिख लीजिए, मैं आगे और पढ़ाता हूँ। देखिए, इतनी बात लिखने के बाद हम आपको बताते हैं टीथ के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो सर, टीथ के बारे में अध्ययन करना कहलाता है डेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। दांत के बारे में जो आदमी अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है? अध्ययनकर्ता। जो आदमी अध्ययन कर रहा है उसको कहा जाता है डेंटिस्ट। क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट कहा जाता है। अध्ययन करने की प्रक्रिया को डेंटोलॉजी कहा जाता है और जो आदमी अध्ययन कर रहा है उसे डेंटिस्ट कहा जाता है। डेंटोलॉजी और डेंटिस्ट कहा जाता है। जैसे दांत के जो डॉक्टर होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे सर? तो उन्हें कहा जाएगा डेंटिस्ट, और वो अध्ययन जो किए होंगे वो कौन सी प्रोसेस किए होंगे? डेंटोलॉजी उन्होंने किया हुआ। उसके बाद हम जानेंगे दांत के बारे में छोटी और जानकारी कि एक वयस्क मनुष्य के अंदर कुल दांत कितनी होती हैं। तो एडल्ट के अंदर कुल दांत जो होती हैं वो 32 दांत पाए जाते हैं। एक अडल्ट के अंदर कितनी दांत पाए जाते हैं? 32 दांत। ये दांत हमें कितनी बार में मिलती हैं? 2 बार में आती है। कितनी बार में आती है? 2 बार में आती है। एक दांत जो हमारी आती है उसे कहा जाता है दूध का दांत। क्या कहा जाता है? दूध का दांत कहा जाता है। ये दूध का जो दांत होता है इसे मिल्क टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ कहा जाता है। और ये परमानेंट नहीं होती है क्योंकि ये फिर टूट जाती। और उसके बाद जो दांत आती है उसे कहा जाता है अस्थाई दांत। क्या कहा जाता है? अस्थाई दांत, जिसे कहा जाता है परमानेंट टीथ। उसे क्या कहा जाता है? परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो हमारी दांत 2 बार में आती है, अस्थाई दांत और परमानेंट टीथ। दूध की दांत जो होती है वो लगभग 20 के आसपास होती है। परमानेंट टीथ जो 28 और 32 के आसपास, 30 के आसपास होती है। फिर हम समझेंगे ये दांत के कितने प्रकार होते हैं। आइए इसे मिटा देता हूँ, आगे की चर्चा को हम इन्वॉल्व करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, चूँकि पीछे हमारा कोई है नहीं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वीडियो तो प्रॉपर कार्य कर रहा है। अब मैं टीथ के प्रकार को देखता हूँ। देखिए, दांत को कई आधार पे बांटा गया है, लेकिन कार्य के आधार पे अगर देखा जाए कि दांत को कार्य के आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कार्य के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्य के आधार पर इसे बांटा गया है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। दांत को कार्य के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार से। एक को कहा जाता है कृंतक। एक को क्या कहा जाता है? कृंतक। दूसरे को क्या कहा जाता है? रदनक। कृंतक कहा जाता है। दूसरे को क्या कहा जाता है? रदनक। इसी को कहा जाता है भेदक। और एक को कहा जाता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। और एक को कहा जाता है चवर्णक। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर और इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलर। और रदनक और भेदक, कृंतक जो होती हैं वो काटने का काम करती हैं, इसलिए इसका नाम होता है इंसीजर और इसका नाम होता है कैनाइन। प्रीमोलर का तो जानते होंगे। यानी दांत को कार्य के आधार पे 4 भागों में, कृंतक, रदनक, अग्रचवर, भेदक, इसी को कहते हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक। इस दोनों का जो कार्य होता है मेरे बच्चे, वो होता है चबाने का। चबाने का। किसका कार्य होता है? भोजन को चबाने का। लेकिन एक आप देख रहे हैं कृंतक, जिसे इंग्लिश में कहा गया इंसीजर। इंसीजर कैंची होती है और कैंची का काम क्या होता है? काटने का। तो इसका कार्य होता है काटने का। भेदक का काम होता है फाड़ने का। भेद करने का मतलब फाड़ने का। फाड़ने का कार्य होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कृंतक, रदनक, भेदक और अग्रचवर्णक, चवर्णक हमने ये प्रकार से देख लिया है। इस संख्याओं को हम याद रखने की कोशिश करते हैं। इंसीजस, ICPMM, इंसीजस, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार दांत का होता है। यानी कृंतक, रदनक या भेदक, अग्रचवर्णक और फिर ये चवर्णक होती हैं। कृंतकों की संख्या 8 होती है। देखिए, ये जो कृंतक होता है इसे कहा जाता है स्माइल टीथ।
यानी दांत जब आप हंसते हैं तो जो दांत दिखाई पड़ती हैं वही इंसिजस होती हैं, क्योंकि ये स्माइलिंग टीथ होता है। और हमारे यहाँ पे इंसिजस, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनकी संख्याओं को गिनना बहुत ही आसान सा कार्य है। आइए इन दांतों को हम गिन करके आपको दिखाते हैं। इन दांतों को गिनने के लिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप इसे नोट करते चलें। ये दांत जो होती है हमारी कुछ इस तरह से कार्य करती हैं कि दांत को हम ऐसे देख सकते हैं। ये हमारा ऊपर का जॉ होता है, ये हमारा नीचे का जॉ होता है। दोनों जॉ को अगर हम मैथ के हिसाब से बांटें तो 4 हिस्सा में बांट सकते हैं। अगर हमारे पास 32 दांत है तो 8 इस वाले घर में, 8 इस वाले घर में, 8 इस वाले घर में और 8 इस वाले घर में होता है। हमारा जो दांत होता है वो होता है ICPMM, यानी इस यहाँ पे 2 दांतें होती हैं ऐसी जो दोनों में सेम होती है। यानी 4 दांत यहाँ है तो 4 दांत भी यहाँ होगा। 4 4 8 दांतें हो गई। एक प्यारा सा नुकीला सा दांत मेरा यहाँ होता है और दूसरी नुकीली प्यारी दांत यहाँ होती है, तीसरी यहाँ होती है और चौथी दांत यहाँ होती है। एकदम समझते रहिए बहुत गहराई से, यहीं पे याद हो जाएगा आपको, उम्मीद है। ये जो दांत होती है ये बहुत नुकीली होती है। मैं इसे दूसरे कलर से रंग देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। देखिए ये दांत हो गया हमारा। फिर उसके बाद जो हमारा 2 दांतें ऐसा होता है, ऐसा अग्र चवर नक, और यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2। मैंने 2 दांतें बना दिया। और लास्ट में एक दांत होती है जिससे 3 दांत हम बनाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने दिखाने के लिए बड़ा उड़ा किया है, इसका मतलब कुछ और नहीं समझ जाइएगा। ये 3 दांत यहाँ भी, ये 3 दांत यहाँ भी, ये 3 दांत यहाँ भी और ये 3 दांत यहाँ भी। यहाँ 4 बना दिया मैंने, 3 दांत हो गया। तो एक घर में कितनी दांत? 2 3 4 5 6 7 8 दांत। 8 दांत यहाँ, 8 दांत यहाँ, 8 दांत यहाँ। यानी ये जो 4 दांत आप दिख रहे हैं, ये 4 जो दांत आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है इंसिजर्स। क्या कहा जाता है? इंसिजर्स कहा जाता है। एक दांत जो आपको यहाँ दिख रहा है इसको कहा जाता है कैनाइन। 2 दांत जो यहाँ दिख रहा है इसको कहा जाता है प्रीमोलर, और 3 दांत जो यहाँ दिख रहा है इसको कहा जाता है मोलर। यानी टोटल मोलर की संख्या अगर आपसे पूछे इंसीजर कितने होते हैं तो 4 यहाँ, कितना? 8। इंसीजर की संख्या कितनी? 8 हो जाती है। फिर कैनाइन पूछा अगर आपसे कितने, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, कैनाइन 4 हो जाते हैं। प्रीमोलर अगर आपसे पूछा जाए कितने होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 होते हैं। फिर मोलर पूछे कितने आपसे होते हैं तो ये 12 होते हैं। 3 3 6 3 9 3 12। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस प्रकार से ये संख्या चलती रहती है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे कि दांतों की संरचना किस प्रकार से होती है। एक दांतों की संख्या कैसे होती है हमने ये आपको बता दिया है। अब दांतों की संरचना को हम आगे पढ़ते हैं और 2 बीमारियों को समझते हैं कि दांतों की 2 बीमारी कौन सी होती हैं। एक दांत की जो बहुत बीमारियां होती हैं वो VVI है, जो हमें 10th में पढ़ना है। दोनों दांत की बीमारियां को हमें 10th में, एक का नाम है दंत पलांक, दंत प्लैंक्यू इंग्लिश में कहा जाता है। दंत प्लांक क्या होता है? जब हम कोई चीज़ मान लीजिए खाते हैं, आप बच्चे हैं जैसे कोई चीज़ खाते रहते हैं, चॉकलेट्स वगैरह बच्चे को खिलाते रहते हैं, तो दंत प्लांक क्या होती है? जब हम कोई चीज़ ऐसा खाते हैं और दांतों को ठीक ढंग से साफ नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर क्या होती हैं? पीले कलर का एक पदार्थ आ जाती हैं। जिस पीले कलर की पदार्थों को क्या कहा जाता है? दंत प्लांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत प्लांक कहा जाता है। आप लिखना चाहें तो इसे लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ कि दांतों को अच्छी तरीके से साफ नहीं करने पर दांतों में एक अस्थायी परत का निर्माण होता है जो पीले रंग का होती है, जिस संरचना को दंत प्लांक कहा जाता है। आगे बात हम बताते हैं। जब हम दांतों को ठीक ढंग से साफ नहीं करते, ये तो दंत प्लांक हो गया। और दूसरी बीमारी जो इसमें उत्पन्न होती है, जो दूसरी बीमारी उत्पन्न होती है उसका नाम पड़ता है, ये तो मार्कर बहुत वाहियात हैं, इसी को देखते हैं। जो दूसरा दांत होता है हमारा उसे दंत अस्थि क्षय उसे कहा जाता है। अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय कहा जाता है। ये कौन सी बीमारी होती है? दांतों को ठीक ढंग से साफ ना करने पर दांतों के अंदर बहुत सारे पदार्थ चिपक जाते हैं जो अम्लीय माध्यम को तैयार करके दांतों के अंदर छिद्र करने की कोशिश करते हैं, छेद बनाने का प्रयास करते हैं। उस बीमारी को क्या कहा जाता है? दंत अस्थि क्षय कहा जाता है। और अनियमित रूप से या नियमित रूप से जो हमारे वहाँ परत का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? दंत प्लांक कहा जाता है। दोनों डिफिनेशन लिखिए। पहला डिफिनेशन है दंत प्लांक, लिखिए, दांतों को ठीक ढंग से साफ न करने पर दांतों के ऊपर एक अस्थायी परत का निर्माण हो जाता है।
जो अस्थायी परत दांतों को कमज़ोर बनाती है, यह अस्थायी परत पीले रंग का होता है जिसे दंत पलांक कहा जाता है। दंत अस्थिक्षय में दूसरा लिखिए। दंत अस्थिक्षय का परिभाषा है कि दांतों को ठीक ढंग से साफ न करने के कारण दांतों पर मीठे चीज़ का या ऐसे चीज़ का पदार्थ का जमाव हो जाता है जो दांतों से चिपक जाते हैं और चिपक करके अम्लीय माध्यम को तैयार करके वहाँ पर वो क्या करते हैं, दांतों में छेद करने का प्रयास करते हैं और वो छेद करते जाते हैं जिसे दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। दोनों चीज़ों को समझने के बाद अब हम आते हैं दांतों के संरचना के ऊपर। दांतों की संरचना को हम चाहेंगे कि अगली वीडियो में समझ लें या फिर इसी वीडियो में समझा दें आपको। 2-3 बात आप याद रखिए। दांत का पीएच मान कितना होता है? दांत का पीएच मान 5.5 होता है। अब बताओ ये एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है? तो 7 से कम पीएच मान है इसलिए एसिड है। अब बताओ इसको न्यूट्रल करने के लिए हम ब्रश कैसा लेंगे? तो जो हम टूथपेस्ट लेंगे, टूथपेस्ट जो हम लेंगे वो क्षारीय हम ले सकेंगे। वो जो टूथपेस्ट लेंगे वो क्षारीय लेंगे। 7.2 से 7.4 उसका नेचर होनी चाहिए। बेस लेंगे। क्यों बेस लेंगे? ताकि अम्लीय माध्यम को न्यूट्रल करे और हमारा दांत सेफ रहे। तो ये हमारे दांत का पीएच मान होता है, ये टूथपेस्ट का पीएच मान होता है। और एक और बात याद रखिएगा कि पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक दांत किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो दांत पाया जाता है, सबसे अधिक दांत पाया जाता है डॉल्फिन के अंदर। किसके अंदर? डॉल्फिन के अंदर। ये सारी कुछ बात हो गई, ये दांत के बारे में बात हो गई। दांत की संरचना को मित्रों अगले वीडियो में हम कवर कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जहाँ पे हम जानेंगे इनामेल क्या होती है, पल्प कैविटी क्या होती है, पल्प क्या होती हैं। दांत के अंदर भोजन पहुँचाने के लिए 2 ब्लड वेसल्स होती हैं। दांत का ऊपरी परत इनामेल कहलाती है, फिर बीच का परत और कुछ कहलाती है डेंटिन जिसे कहा जाता है। कैनाल क्या होता है, रूट कैनाल क्या होता है, सीमेंटम क्या होता है, सारा चीज़ को समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। मेरा मैथ्स का भी लेक्चर्स पड़ा हुआ है, फिजिक्स का भी पड़ा हुआ है, केमिस्ट्री में वीडियो बना रहा हूं और हिस्ट्री वगैरह को मैं भी कवर कर दूंगा। यानी सारा चीज़ मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, इसी तरह से पढ़ाऊंगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। यार छोटा सा तो सपोर्ट कर सकते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।